आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपये हो गई है। मुल्क भर में एक मरतबा फिर पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। 1 लीटर पेट्रोल पर 29 पैसे और डीजल पर 31 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 20 पैसे हो गई है, जबकि डीजल फी लीटर 95 रुपये 14 पैसे हो गया है। इस इजाफे से आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना है और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास काफ़ी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हवा के कम दबाव के पेश नज़र तेलंगाना में कई मकामात पर बारिश हुई। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत अजला, वरंगल, आदिलाबाद और दीगर मकामात पर सुबह शदीद बारिश हुई। हैदराबाद के बेशतर इलाकों मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयातनगर, माधापुर, लकड़ी का पुल, जुबली हिल्स, सनत नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, गच्चीबौली, उप्पल, एलबी नगर, दिलसुख नगर, कोठी और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जिले सिरसिल्ला के रुद्रंगी इलाके में 13.7 सेंटीमीटर, जगतिया जिले के जग्गा सागर में 12.8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के इंतबा के बाद ओहदेदार चौकस हो गए हैं। अजला से मौसूल इतलात में कहा गया है कि बाज़ अजला में बारिश हुई जहां ज़रई सरगर्मियां जारी हैं। किसान बारिश की वजह से खुश हैं और बेशतर प्रोजेक्ट्स में पानी का बहाव देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के कई मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों की तब्दीली के सिलसिले में आजकल सोशल मीडिया पर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीदें करते हुए ये कहा जा रहा है कि उसने यूनिवर्सिटी के लोगों में तब्दीली की है, जिसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों की तब्दीली की जानकारी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर एस.ए. शकूर, सदर शोबा उर्दू, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई थी। उसके मुतालिक तमाम तफसीलात इकट्ठा की गई हैं, जिस पर प्रोफेसर एस.ए. शकूर ने काफ़ी मेहनत से मुस्तनिद दस्तावेज़ को वज़ीर दाखिला के हवाले किया। उन डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो लोगों की तब्दीली रौनुमा हुई है, उसका आगाज़ साल 1951 से शुरू हुआ, क्योंकि उसी साल से यूनिवर्सिटी के ज़रिए तालीम उर्दू से अंग्रेज़ी में तब्दील हो गया। उस दौर में गैर महसूस तरीके से लोगों से एक एक चीज़ को हदफ किया गया। सबसे पहले लोगों से निज़ाम साबे नवाब मीर उस्मान अली खान के ताज को हटाया गया। इसके बाद हदीस मुबारका को, जो लोगों के ऊपरी हिस्से में है, उसको संस्कृत इबारत से बदला गया। 1956 में हैदराबाद स्टेट को आंध्र प्रदेश में जम करने के बाद लोगों के आखिरी हिस्से में उर्दू की तहरीर जामे उस्मानिया को तेलुगु ज़बान से बदल दिया गया। इसी तरह 1960 से पहले लोगों में पूरी तरह से तब्दीली आई। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की तब्दीली के मुतालिक सोशल मीडिया पर जो खबरें नशर की जा रही हैं, उसका ताल्लुक सालों पुराना है। इसमें मौजूदा टीआरएस हुकूमत का कोई रोल नहीं है। कुछ दिन से सोशल मीडिया और अखबारात में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो तब्दील करने की बात करें। कुछ लोग टीआरएस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो सरासर गलत है। जो तारीख जानते हैं, ख़ास तौर से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीख मंगाई गई हिंदुस्तान की आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में यहाँ पर पुलिस एक्शन हुआ। उसके साथ ही यहाँ के हालात काफ़ी बदल चुके थे। 1951 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को अंग्रेज़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसके साथ ही ये लोगों में तब्दीली लाने का काम किया गया। इसके लिए कोई जीओ गवर्नमेंट से जारी नहीं हुआ, बल्कि अंदरूनी तरीके से एक साजिश की तहत उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। 1951 के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उस लोगों पर ऊपर के हिस्से में जो निज़ाम का ताज निकाला गया। उसके बाद ऊपर संस्कृत में ही दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल लिखे गए जो अरबी थे। और 1956 में हमें आंध्रा में मिलाया गया। आंध्रा में मिलाने के बाद तेलुगु ज़बान का रिवाज बढ़ता गया हमारी स्टेट में। और जो नीचे उर्दू ज़बान थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसे तेलुगु में लिखा गया। ये 1960 तक ये सिलसिला चलता। 1960 से पहले के हालात है। अब मैं तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, लोग गैर ज़रूरी गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं।
टीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं है। कई उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं जो सारी दुनिया में फैले हुए। एक बार आपके सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, आपके सर्टिफिकेट में देख लीजिए 1960 के बाद जिसके पास भी सर्टिफिकेट्स है, डिग्री सर्टिफिकेट है, इंजीनियर सर्टिफिकेट है, यहाँ से जो तालीम हासिल करें हर एक के पास सर्टिफिकेट्स है। वो अपनी सर्टिफिकेट निकाल कर देख लीजिए। जो लोग शहर में हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, एक बार गौर कर लीजिए। आप लोग ये सरासर हम पे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि टीआरएस पार्टी में, सेकुलर पार्टी में मुसलमानों को हर शोबयात में तरक्की हो रही है। और आज हम पर गैर जिम्मेदार लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि टीआरएस पार्टी में वन्नी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों के सिलसिले में आज वजीर दाखिला महमूद अली के दफ्तर से उर्दू में एक प्रेस नोट जारी किया गया। उनके 26 सतर के इस प्रेस नोट में 40 गलतियां हैं। 2 से 4 गलतियों को फिर भी नज़रअंदाज किया जा सकता है और उसे टाइपिंग में गलती माना जा सकता है, लेकिन 40 गलतियां किसी भी लिहाज से नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। रियासती हुकूमत ने उर्दू अवाम के मुतालबे के पेश नज़र 60 उर्दू ऑफिसर्स का तकर्रुर करते हुए तमाम वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस और कलेक्टर्स के यहाँ उनका तकर्रुर किया था। पता नहीं ये उर्दू ऑफिसर्स क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला के पास भी एक उर्दू ऑफिसर मुतयन है। इस प्रेस नोट को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उर्दू ऑफिसर्स कितनी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। रियासती हुकूमत ने इंटरमीडिएट इम्तहानात की मनसूखी से मुतालिक जियो जारी कर दिया है। महकमे आला तालीम की जानिब से जारी करदा इस जियो में बताया गया है कि रियासत में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हुकूमत ने इंटरमीडिएट साल दुवम के इम्तहानात को मनसूख करते हुए तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया है। इसी तरह इंटर साल अव्वल के तुलबा को इम्तहानात के बगैर इंटर साल दुवम में प्रमोट कर दिया गया। महकमे आला तालीम ने सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को हिदायत दी है कि वो तुलबा को निशाना देने के लिए गाइडलाइंस तैयार करें। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जी विजयलक्ष्मी ने आज रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकने काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी और कॉरपोरेटर्स के हमरा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तालाबों और नालों की सफाई, सड़कों की सफाई और दीगर कामों का मायना किया। सबसे पहले उन्होंने मीर आलम टैंक का मकामी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन के साथ मायना किया और मीर आलम तालाब में मौजूद कंजाल की सफाई की हिदायत दी। उन्होंने जोनल कमिश्नर अशोक साम्राट को हिदायत दी कि तालाब में कचरे को फेंकने से रोकने के लिए टीम के शेड लगाए जाएं। बादशाह मेयर विजयलक्ष्मी ने राजेंद्र नगर के पल्ले चिरुवु तालाब का मायना किया। इस मौके पर मकामी रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ और कॉरपोरेटर श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। उन्होंने तालाब के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। मेयर ने बदलागुड़ा के सूराराम तालाब का मायना किया। इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत दी कि तालाब के अतराफ वॉकिंग ट्रैक कायम करें और इसे खूबसूरत बनाया जाए। तेलंगाना के साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने आज दिल्ली में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। दिल्ली में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, तेलंगाना में बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरनचुग की मौजूदगी में उन्होंने जाफरानी खंडवा पहन लिया। राजेंद्र समेत साबिक रुकन पार्लियामेंट रमेश राठौर, साबिक रुकन असेंबली रविंदर रेड्डी, साबिक जिला परिषद सदरनशीन टी उमा, आरटीसी मुलाजिमीन की तंजीम के सदर अश्वत्थामा रेड्डी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा यूनियन के लीडरान ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। राजेंद्र को पार्टी की इब्तदाई रुकनीत धर्मेंद्र प्रधान ने हवाले की। इस मौके पर मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी, बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा, तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय और दूसरे मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि बीजेपी ने उन पर जो यकीन जाहिर किया वो उसके मुताबिक काम करेंगे और रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मुसलसिल काम करेंगे। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि रियासत में खानदान की हुक्मरानी के खात्मे की ये शुरुआत है। टीआरएस स्टेट लीडर एंड बाबయ్య గారు टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी फ्रॉम शादनगर, आरटीसी मजदूर संघ लीडर, पॉपुलर लीडर, कटिकनेनी श्रीदेव जी फ्रॉम हैदराबाद। मित्रों, ग्रुप फोटो बाद में होगा, 2 मिनट आप बैठो भाई, ओ भाई नीचे।
अखिल भाई हेलो। अरे भाई डाउन हो जाओ यार। భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిన సందర్భంగా మా చేర్చుకున్న నాయకులకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ రాబోయే కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు ఏ విశ్వాసం అయితే ప్రకటించిందో ఆ విశ్వాసాన్ని వమ్ము చేయకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీని నలుచెరుగా విస్తరించే దాంట్లో నిరంతరం మా శ్రమ, మా ఆరాటం, మా పనితనం ఉంటుందని చెప్పి మీకు మాట ఇస్తూ తప్పకుండా రాబోయేటువంటి కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీని మీరైతే ఒక స్ట్రాటజికల్ ప్లేస్గా మీరు భావిస్తున్నారో, దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్గా మీరు భావిస్తున్నారో దానికి తగ్గట్టుగా మీ ఆశలు నెరవేర్చే దాంట్లో మా వంతు కర్తవ్యం కూడా పోషిస్తామని చెప్పి మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుల నాయకత్వంలో, రాష్ట్ర పార్టీ నాయకత్వంలో సమ్మిళితంగా ముందుకు పోతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. ఇంకా అనేక మంది మాతో పాటుగా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు వచ్చేందుకు ఢిల్లీకి. రాబోయే కాలంలో మరింత మంది, ఇంతకుముందు అన్ని జిల్లాలలో కూడా అనేక జైనింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా రాబోయే కాలంలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పి మీకు మాట ఇస్తూ ఇవాళ మాకు స్వాగతం తప్పకుండా ఈటల రాజేందర్ గారు లేదా నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరినో ఒక నియంత పాలనకు, నియంత నాయకత్వం నుంచి బయటకు వచ్చి, గడిల పాలన నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ గడిలను బద్దలు కొట్టడానికి ఏ విధంగా ఒక కాషాయపు జెండా పట్టుకొని, కమలపు జెండా పట్టుకొని ఈ రోజు ముందుకు సాగాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున వారికి పూర్తిగా స్వాగతం పలుతూ ఎట్టి బస్సులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదల క్షేమం కోసము, ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ నిర్మాణం కోసము భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పకుండా మీకు అండగా ఉంటుంది. అందరం కలిసికట్టుగా ఇలా ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలంగాణ ఈ గడ్డిల పాలన బద్దలు కొట్టడము, కేసీఆర్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేసే పార్టీ, కేసీఆర్ని ఎదుర్కొనే దమ్ము ధైర్యం ఉన్న పార్టీ కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ అని చెప్పి ప్రజలందరూ భావిస్తున్న తరంలో ఉద్యమకారులకు కానీ తెలంగాణ నిజమైన తెలంగాణ వాళ్ళందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక వేదిక కాబోతున్నది. తప్పకుండా అందరం కలిసికట్టుగా. तेलंगाना बीजेपी के लीडर जी विवेक ने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर नुक्ताचीनी करते हुए खानदानी हुक्मरानी को फरोग देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला खानदानी सियासत कर रहे हैं और तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों का गला दबाया जा रहा है। वो तमाम ओहदे अपने खानदान में तकसीम कर रहे हैं। आमराना हुक्मरानी के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू हो गई है। उन्होंने तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर ईटला राजेंद्र का हवाला देते हुए कहा कि राजेंद्र ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था और तेलंगाना की तश्कील में उनका अहम रोल रहा है। ताहम उन पर झूठे इल्जामात लगाते हुए रियासती काबीना से बरतरफ कर दिया गया। ऐसे वुज़रा और अरकान असेंबली जिन पर इल्जामात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत से पार्टी मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने उन अरकान असेंबली को चैलेंज किया कि वो भी राजेंद्र की तरह अपनी असेंबली की रुकनियत से मुस्तफ़ी होकर दोबारा मुंतखब होकर दिखाएं। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने साबिक वजीर राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत पर तबसरा करते हुए कहा कि राजेंद्र डूबती कश्ती में सवार हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजेंद्र ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करते हुए तेलंगाना की आवाम के साथ धोखा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी में राजेंद्र को बड़ा मसला नहीं था। मिल बैठकर बात करने से इस मसले का हल मुमकिन था, लेकिन उन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करते हुए बड़ी गलती की है, क्योंकि तेलंगाना की आवाम बीजेपी की शिद्दत से मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा कि चंद दिन कबल तक बीजेपी पर तनकीदें करने वाले राजेंद्र आज किस तरह उस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजेंद्र डूबती कश्ती में सवार हुए हैं, उनके साथ बीजेपी में शामिल होने वाले भी उसी कश्ती में डूब जाएंगे। उन्होंने राजेंद्र से मुतालबा किया कि वो बीजेपी में शामिल होने से मुताल्लिक अपने फैसले की वजाहत करें। राजेंद्र ने हुजूराबाद की आवाम को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि राजेंद्र पहले से ही अपना एक अलहदा एजेंडा रखते थे, इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं।
టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నడుస్తున్న పార్టీగా, పార్టీ ప్రభుత్వంగా భారతదేశ చరిత్రలోనే ఇప్పటి వరకు ఎవరు అందించినటువంటి అద్భుతమైన పరిపాలనను అందిస్తూ ఉంది. కేవలం 7 సంవత్సరాల్లో 70 సంవత్సరాల్లో కూడా ఎవరు సాధించలేనటువంటి గొప్ప విజయాలని, అద్భుతమైన విజయాల్ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ సాధించింది. ఇవాళ 1 కోటి లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరణతోని దేశంలోనే నెంబర్ 1 రాష్ట్రమైంది తెలంగాణ. ఒక సంవత్సరంలో 3 కోట్ల టన్నుల పైగా ధాన్యం ఉత్పత్తి చేసిన ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ. పంజాబ్ను కూడా దాటిపోయి तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना, जिनकी जल्द ही पार्टी छोड़ते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत की इतलात हैं, आज वाजे किया कि उन्होंने इस खुसूस में हुनूस कोई फैसला नहीं किया है और वो पार्टी कारकुनों से राय और मशवरा लेने के बाद ही हतमी फैसला करेंगे। रमना ने जगतियाल जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की सियासत में तवक्को के मुताबिक तब्दीलियां आ रही हैं, पार्टियां वक्तन फ़ौक़तन सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। इसके पेश नज़र बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस के अलावा बीजेपी ने उनको पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। कमज़ोर तबक़ात के बेटे की तरह उन्होंने इब्तिदा से ही तेलुगुदेशम की तरक्की के लिए मसाई की है। एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू ने उनकी हौसला अफजाई की है। तेलुगुदेशम ने उनको वज़ीर और MP के ओहदे दिए। उन्होंने कभी ओहदों की मांग नहीं की, बल्कि आवाम के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की तब्दीली के ताल्लुक से टीआरएस से कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके ताल्लुक से आने वाले इत्तलात को गलत करार दिया और कहा कि हर किसी के ख्यालात मालूम करने के बाद ही वो फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस से उनको कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई। వ్యాపార మిత్రులే కానీ వాళ్ళతో కలిసి నా కుటుంబానికి కొరకు కొంత ఆస్తిప సమకూర్చుకునే విధంగా కూడా వెసులుబాటు కలిగించండి అని చెప్పంటే అనుమతించినట్టు నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయాలలో పూర్తి స్థాయిలో పనిచేసే అవకాశం కలిగిస్తూ నీకు నువ్వు కూడా బలపడాలా, ఎదగాలనేటువంటి మాటిచ్చినటువంటి నాయకుడి నాయకత్వంలో ముందుకెళ్తున్నాం. 27 ఏళ్లుగా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల రెక్కల కష్టాల మీద రమణ ఎదిగిండు. రమణ ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ కార్యకర్తలు కానీ అన్యాయం చేయాలి ఆలోచన చేయడు. ఏ రాజకీయ పార్టీకి వెళ్ళినా వెళ్లకున్నా ప్రజా శ్రేయస్సు కొరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలే అత్యంత ప్రాధాన్యంగా గతంలో పనిచేసిన నేడు పనిచేస్తా, రాబోయే కాలంలో కూడా అదే విధంగా ఉంటాయని చెప్పని, ఒకవేళ రమణ కానీ రమణ వల్ల ఆ పార్టీ కానీ అన్యాయం జరిగితే చెడు జరుగుతుంటే ఆ మరుక్షణమే రమణ తప్పుకుంటనే మాట నాటి నుంచి కూడా నేటి వరకు ఇస్తున్నా, రాబోయే కాలంలో అదే కట్టుబడి ఉంటాయని చెప్పని మీ ద్వారా తెలంగాణ సమాజానికి, మీ వీక్షకులకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా విజ్ఞాపన చేస్తున్నా. నా వల్ల ఎలాంటి కూడా ఇబ్బందులు కలిగినా కానీ అన్యదా భావించకండి. నేను నా మనస్ఫూర్తిగా మనస్సాక్షిగా పనిచేసిన రాబోయే కాలంలో కూడా అదేవిధంగా ముందుకెళ్తా అని చెప్పని ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇవాళ నియంత్రించే పరిస్థితి లేదు కనుక అనేక రకరకాలైనటువంటి వార్తలు వస్తున్నాయి. రమణకు ఆ పదవి ఇస్తారట, రమణకు ఈ పదవి ఇస్తారట, దానివల్ల రమణ ఓడకు సుఖమంగా वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने सरकारी अराजियात को फरोख्त करते हुए आमदनी हासिल करने रियासती हुकूमत के फैसले पर अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। संगारेड्डी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस्तेमाल में न आने वाली अराजियात को फरोख्त करते हुए उस रकम से फलाही स्कीमात पर अमल करने का फैसला किया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा की वजह से हुकूमत की आमदनी में काफ़ी कमी हुई है। उन्होंने कहा कि अराजियात को फरोख्त करने की मुखालिफत करते हुए अपोजिशन जमातें अवामी बहबूद के कामों में रुकावटें हायल करने की कोशिश कर रही हैं। हरीश राव ने कहा कि सरकारी असासों को फरोख्त करने का अमल कांग्रेस और बीजेपी हुकूमतों ने ही शुरू किया था। उन्होंने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का के उस बयान को मज़ाक़ खैज करार दिया कि सरकारी अराजियात फरोख्त ना की जाएँ। अगर फरोख्त की जाती हैं तो ऐसी सूरत में कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद उसे वापस हुकूमत की तहवील में ले लेगी। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि कांग्रेस के 3 चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी, के रोशैया और किरण कुमार रेड्डी ने रियासत की 88,500 एकड़ अराजियात को फरोख्त कर दिया था। हैदराबाद के अतराफ की कीमती अराजियात को फरोख्त करते हुए उस रकम को आंध्रा और रायलसीमा इलाके के लिए खर्च किया गया था। उस वक्त मैंने कांग्रेस हुकूमत के इस इकदाम की शिद्दत से मुखालिफत की थी, लेकिन असेंबली में तेलंगाना के कोई भी कांग्रेस कायद ने उसकी मुखालिफत नहीं की। हरीश राव ने कहा कि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत ही कई सरकारी ज़ेर इंतज़ाम इदारों और कॉरपोरेशंस को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है।
24 सरकारी इदारों के 145 शेयर्स को बीजेपी हुकूमत ने 145 मरतबा फरोख्त किया। बीजेपी ने सिर्फ एक साल के अंदर पेट्रोल पर 25 रुपये और डीजल पर 23 रुपये का इजाफा किया। बीजेपी इख्तिदार में आने से कबल पेट्रोल पर एक्साइज टैक्स 9 रुपये था, जो अब 32 रुपये हो गया है। సింగూరు ద్వారా మన సంగారెడ్డి జిల్లాను సస్యశ్యామలం చేయాలన్నదే మన కేసీఆర్ గారి సంకల్పం. ఈ సంగమేశ్వర బసవేశ్వర లిఫ్ట్తో మొత్తం సంగారెడ్డి జిల్లా రేపు సస్యశ్యామలం కాబోతా ఉంది. మా క్రాంతి గారు చాలా అదృష్టవంతుడు. ఆయనకైతే 4 రకాలుగా నీళ్ళు వస్తున్నాయి. డైరెక్ట్ కాళేశ్వరం ప్యాకేజ్ 12లో నీళ్ళు వస్తాయి. సింగూరు ప్రాజెక్టు ద్వారా 40,000 ఎకరాలు వస్తాయి. సంగమేశ్వర ద్వారా కొంత వస్తుంది, బసవేశ్వర ద్వారా కొంత వస్తుంది. అన్ని కలిపితే దగ్గర 1,85,000 ఎకరాలకు ఒక అందోల్ కాన్స్టెన్సీకి నీళ్లు రాబోతా ఉన్నాయి. జహీరాబాద్ మన రాష్ట్రంలోనే అతి ఎత్తైన ప్రాంతం, 665 మీటర్లు. మన మొగడంపల్లి మండలం ఎక్కడుంటుందంటే 665 ఫీట్, 665 ఫీట్ల ఎత్తున ఉంటుంది సముద్రానికి. బహుశా నాకు తెలిసి తెలంగాణలో అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతం ఏదంటే జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని మొగడంపల్లి. ఆ మొగడంపల్లికి కూడా నీళ్ళు ఇస్తున్నాడు ఇలా మన కేసీఆర్. ఒక్క లిఫ్ట్తోని సింగూరు నుంచి మొగడంపల్లికి నీళ్లు పోతలేవంటే మొదటి లిఫ్ట్ ఏమో మునిపల్లి మండలానికి కోయిర్ మండల वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर सिविल सप्लाईज पर बनी कैबिनेट सब कमेटी का आज इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने की। ये इजलास BRKR भवन में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में कई अहम मुद्दों पर बहस हुई, जिसमें नए राशन कार्ड्स, राशन डीलर्स के कमीशन में इजाफा, राशन शॉप्स में जो वैकेंसीज हैं फेयर प्राइस डीलर्स में, उन वैकेंसीज को पूरा करना, साथ ही राशन शॉप्स की तादाद में इजाफे को लेकर काफ़ी तफसीली बहस हुई। साथ ही राशन कार्ड के एग्जिस्टिंग मेंबर्स में कुछ और नए लोगों के इजाफे करने को लेकर भी बातचीत की गई। ये कमेटी बहुत जल्द एक रिपोर्ट तैयार करेगी और ये रिपोर्ट वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को सबमिट की जाएगी, जिस पर वो आखिरी फैसला लेंगे। आज वजीर फाइनेंस हरीश राव की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दीगर रियासती वुज़रा इंदिरा करण रेड्डी, सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने शिरकत की। इसमें रियासत में ऑयल पाम के कल्टीवेशन पर बातचीत हुई। वजीर हरीश राव ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ऑयल पाम कल्टीवेशन बड़े पैमाने पर रियासत भर में शुरू किया जाएगा। इससे हज़ारों किसानों का फ़ायदा हो सकता है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो बदगुमानियों के इल्जामात का सामना करने वाले काबिनी वुज़रा के खिलाफ तहकीकात करवाएं और चीफ मिनिस्टर अपने अरकान ख़ानदान के असासों पर भी तहकीकात करवाने तैयार रहें, क्योंकि 2014 से कबल चंद्रशेखर राव ख़ानदान के कम असासे थे। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान उनके असासों में कई गुना इजाफा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि उन्होंने फार्म हाउस के खिलाफ दायर एक मुकदमे में अदालत से क्यों हुक्म इल्तवा हासिल किया। अगर फार्म हाउस तमाम कवायद के मुताबिक तामीर किया गया तो अदालत से हुक्म इल्तवा हासिल करने की क्यों जरूरत पड़ी। जीवन रेड्डी ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान एडिशनल कलेक्टर्स को लाखों रुपए की किया गाड़ियों और पुलिस के इनोवा गाड़ियों को हवाले करने पर भी चीफ मिनिस्टर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर किया और इनोवा कंपनी के डीलर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की आमदनी में कमी हो रही है, ऐसे में करोड़ों रुपए की गाड़ियों को इस वक्त खरीदने की क्या जरूरत थी। इस रकम को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। మేము ఈటల రాజేందర్కు సపోర్ట్గా ఎప్పుడు ఎవరు మాట్లాడలేదు, అంశం మీద మాట్లాడారు. ఈటల రాజేందర్ తొలగింపు అంశం మీద మాట్లాడారు. ఏ ఈటల రాజేందర్ భూ ఆక్రమణదారుడుగా చిత్రీకరించి ఆయనను పోర్ట్ఫోలియో తొలగించడమే కానీ మంత్రివర్గం తొలగించడం కానీ చేయడం జరిగిందో we felt it was undemocratic. ఆయన నిన్నటి దాకా నీ పక్కల
సంసారం చేస్తే 6 ఏళ్ళు నిద్రపోయి ऑल इंडिया किसान कांग्रेस कमेटी के नायब सदर कोदंड रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की हुकूमत एक रियल स्टेट कारोबारी की तरह काम कर रही है। अजला में, हैदराबाद में और शहर के अतराफ अकनाफ में कीमती अराजियात को बेचने का हुकूमत ने फैसला किया है। कोदंड रेड्डी ने कहा कि हमें इस बात पर तशवीश है कि रियासती काबीना ने 33,000 एकड़ अराजी बेचकर 10,000 करोड़ रुपए हासिल करने के मंसूबे को मंजूरी दी है। अतराफ में जितने भी जमीना हैं वो एक्शन करेंगे। मुझे समझ में नहीं आया, गवर्नमेंट जमीन बोलते, गवर्नमेंट जमीन का कोई यहाँ मेरे समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट सरकार जमीन यहाँ है नहीं। अगर कोई जमीन है तो किसानों का जमीन है। किसी वक्त किसी अवसर के लिए पिछले दिनों में किसानों से सरकार लिया, कई के लिए लिया, घर बनाने के लिए, गरीबों को प्लाट बना के डायरेक्ट अलॉटमेंट करने के लिए। इस तरीके से हैदराबाद शहर के अतराफ में कॉस्टली जमीन, ये जमीन तमाम मसलन एक हिस्सा आपको कहना चाहता हूं। फैब सिटी के लिए 800 एकड़ लिया गया, 15 साल हो गया, आज तक वहां एक इंडस्ट्री भी नहीं आया। 5 साल के अंदर किस अवसर के लिए, किस जरूरत के लिए वो जमीन लिए, उसको कंप्लीट करना, नहीं तो फिर जो किसानों को वापस देना। लेकिन आज खाली पड़ा हुआ है। मेरे समझ में नहीं आता कि आज ये सरकार रियल एस्टेट बिजनेस कर रही है। आपको जमीन बेचने का, एक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। आज रात 9 बजे तक दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का आंकड़ा 17 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा हो चुका है। इनमें से 38,21,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 68,362 नए मुतासरीन की पहचान हुई। 1,13,003 मरीज ठीक हुए, जबकि 3,880 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटों में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 48,593 की कमी आई। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1511 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें से जीएचएमसी की हुदूद में 173 केसेस शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,175 मरीज सेहतियाब हुए और 12 अमवात दर्ज की गईं। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस के मामलात में भारी कमी हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की शुरुआत में रियासत में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की शरह 90% थी, जो फिलवक्त 96% तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि जारिया हफ्ते कोरोना के मुस्बित मामलात की शरह 1.40% देखी गई। श्रीनिवास राव ने कहा कि बुखार का सर्वे और कोरोना के मरीजों के लिए शुरू करदा आउट पेशेंट सर्विसेज की वजह से रियासत में कोरोना पर काबू पाने में बड़ी हद तक कामयाबी मिली है। पुलिस की हरासानी पर एक बरहम शख्स ने सरेआम सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में बड़े पत्थर से अपने सर को जख्मी करने की कोशिश की। उसकी यह हरकत तमाम के लिए हैरत का सबब बन गई और सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के इचोड़ा मेन रोड पर इस शख्स की हरकत देखकर लोग शशदार रह गए। इस शख्स का इल्जाम है कि उसकी बाइक की तमाम दस्तावेजात होने के बावजूद पुलिस जानबूझकर उसको हरासा कर रही है। उस शख्स ने कहा कि बगैर किसी वजह से पुलिस ने उसकी बाइक को जब्त कर लिया और इस पर जुर्माना आयद किया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।